जितने सारे लोग आज कास्टिंग डायरेक्टर को जानते हैं ना, एक ही नाम जाता है, वो है मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा के बदौलत ही लोग जाने कि कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ होता है। इवन मैं भी जाता था जब थिएटर, तो बोलता अरे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग में ये काम, मतलब भाई उनकी कंपनी अलग है, मैं कहीं और काम करता हूँ। किस किस प्रोजेक्ट की आपने कास्टिंग की? मेरी शुरुआत हुई थी सावधान इंडिया से। सावधान इंडिया सबसे पहले मैं सावधान इंडिया, और उस टाइम सावधान इंडिया बहुत अच्छा खासा क्रेज था। अच्छा। एपिसोड ही बहुत किया मैंने, क्राइम पेट्रोल हो गया, क्राइम अलर्ट हो गया, उसके बाद प्यार तूने क्या किया, लाल इश्क, मेरी दुर्गा, ये सब शो मैंने किए। कि आप मुंबई आए, आपकी शुरुआत ठीक से हो गई? शुरुआत अच्छी थी। मैं ऑडिशन देने गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और क्राइम पेट्रोल के लिए उस टाइम क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया का भी ऑडिशन किया। तो वहाँ पे मैं गया, देखा, और थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत सारे थे, क्योंकि वो विलेन के लिए कैरेक्टर फेस चाहिए होता था। सब एकदम लाइन में खड़े हैं। एक कोई बंदा आता था ऐसे दरवाजा खोल के, अरे आप लोग हल्ला मत कीजिए, ऑडिशन बंद कर दूंगा, ये ऐसे बोल रहा था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि हम कई बार जो कामयाब लोग हैं उनके बारे में कहीं यूट्यूब पे सुनते हैं या और कहीं इंटरव्यू में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुंबई में आने के बाद उन्होंने ऐसा संघर्ष किया, कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर सोए या कभी और कहीं ढाबे में गए तो खाने को लेकर के ऐसा हुआ उनका एक्सपीरियंस। तो इस तरह का क्या आपने देखा है? मैंने तो कभी देखा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं। देखिए, ऊपर वाले का इतना कृपा रहा कि मेरी ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं। ठीक है, आप सक्सेस कैसे होते हो लोग वो देखते हैं जी। आपने शुरुआत कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे सोए कैसे किए, वो लोग को सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है कि आप सक्सेस कर गए। क्या कास्टिंग डायरेक्टर ने भी अपनी कोई यूनियन बनाई? नहीं, हम लोग की यूनियन नहीं है, लेकिन यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन शायद कास्टिंग डायरेक्टर का यूनियन बन जाए, यूनिटी कम हो जाएगी। जी जी। क्योंकि जहाँ जहाँ यूनियन बना वहाँ यूनिटी कम हो गई है। अच्छा अच्छा। यूनियन के फायदे नहीं होते क्या? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हम लोग की यूनियन नहीं है, और हम लोग अच्छा खासा कास्टिंग डायरेक्टर सब मतलब कर रहे हैं। तो जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कास्टिंग डायरेक्टर से किस तरह से संपर्क करें, किस तरह अप्रोच करें, या कास्टिंग डायरेक्टर उनके बारे में क्या कुछ कर सकता है? देखिए, एक कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है ना, सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन दूँ तो कास्टिंग डायरेक्टर एक आर्टिस्ट और डायरेक्टर के बीच का एक पुल होता है जी, जो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। एक तो उसकी अहमियत है। कास्टिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर के लिए भी मेहनत कर रहा होता है, एक एक्टर के लिए भी कर रहा होता है, वो दोनों के लिए मेहनत करता है। ठीक, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट। बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर है जो कई एक्टर के लिए एकदम लड़ गए कि नहीं आप इसी को काम दिलाओ। एक मैं भी प्रोजेक्ट कर रहा था धानी का, उसमें कॉप का कैरेक्टर था, तो मैं अड़ गया था कि नहीं ये कैरेक्टर, एक लड़का कुंदन सिंह बहुत अच्छा एक्टर है, मैं बोला कि पुलिस वाला कैरेक्टर में इससे बेटर कोई नहीं करेगा, आप इसको करवाओ। मैंने डायरेक्टर को बोला मैं दूसरा ऑप्शन नहीं दूंगा सर, आप पहले इस बंदे को एक बार देख लो, इसकी एक्टिंग स्किल देखो। दर्शकों नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश, आर्टिस्ट, संपादक, आनंद मार्ग पत्रिका। और आनंद मार्ग पत्रिका में एक कॉलम रहता है फिल्मी दस्तक नाम से, जिसमें हम फिल्मों से जुड़े या जुड़ने वाले कलाकारों के बारे में बताते हैं, या जो भी दूसरे फील्ड के लोग हैं उनके बारे में बताते हैं। इसी पत्रिका के इस कॉलम यानी फिल्मी दस्तक को पढ़ करके हमसे संपर्क किया एक कास्टिंग डायरेक्टर ने, जिनका नाम है हर्ष झा, जो माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी बिहार से हैं, और वो आज हमारे निवास पर यहाँ मुंबई में आए हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे आनंद मार्ग पत्रिका के लिए। तो हर्ष झा जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सीतामढ़ी बिहार में किस तरह से, कहाँ पे पढ़े, आपका परिवेश क्या रहा, माता पिता का नाम बताइए, बचपन के बारे में बताइए, कुछ यादें आपकी वहाँ की होंगी, वहीं से शुरू करके इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद आपका। जी शुक्रिया। और मतलब सीतामढ़ी में ही मेरा जन्म हुआ। सीतामढ़ी में एक बलीगढ़ गांव है जी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और रूनी सैदपुर प्रखंड है। रूनी सैदपुर हमारा बालूशाही के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा। रूनी सैदपुर को सिटी ऑफ बालूशाही भी बोला जाता है। जी जी। और हमारा गाँव भी लीची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है जी। तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और जी। मेरे पापा गांव में ही हमेशा से, गांव में लोगों की सेवा करना और अपना खेती बाड़ी, बेसिकली वो सिविल इंजीनियर हैं जी। तो ये सब चीज़ें चल रहा था। ज़िंदगी अच्छी खासी हम लोग की चल रही है। जी, और बचपन से ही मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर थे, घर में दो चाचा जी आर्मी में। तो मतलब मैं क्या, मेरे पापा लोग ही आर्मी रूल को एकदम फॉलो करते हुए पले बढ़े। जी जी, फौज की बैकग्राउंड रही है जी आपकी। तो हम लोगों पे भी वही आर्मी रूल लागू होता था। तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई, और बचपन से ही फिल्म था दिमाग में। तो
स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने दोनों बड़े भाई के साथ, निधीश झा एंड मनीष झा, मेरे से दोनों बड़े हैं, तो उन दोनों के साथ मैं सीतामढ़ी रह के पढ़ाई करना शुरू किया। फिर वहाँ पे कुछ एक दोस्त बने, मैं डांस वांस अच्छा करता था तो वो लोग प्रेरित करते थे जी। उसके बाद फिर पटना रहने लगा। अच्छा। पटना आने के बाद वहाँ डांस क्लास वगैरह करता था, तो एक दोस्त ने मोटिवेट किया, रवि आनंद ने, कि यार तू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और मैं थिएटर कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैं कर नहीं पा रहा, तो तू एक बार मेरे साथ चल थिएटर, देखना कैसे मैं सीन करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करवा देना। बोले चलो। अब मैं थिएटर गया तो मुझे वहाँ की लाइफ देख के और मज़ा आ गया। अच्छा। तो मैं बोला कि यार अभी मुझे थिएटर करना है। कौन सा नाटक किया आपने पहले? मैं वहाँ पे बिहार आर्ट थिएटर से जुड़ा जी। विस्तार थिएटर से, कालिदास रंगालय। और मेरा पहला प्ले था दंश जी, जिसमें मैं डायरेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, मुझे ज़्यादा मज़ा आता था डायरेक्शन में। उसके बाद फिर मस्त मौला किया और कई सारे प्ले किए नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए, कई जगह जाके। तो ये तो आपकी गांव की यात्रा होगी, आपका परिवेश हो गया। मुंबई की तरफ रुख कब किया और कैसे किया? मुंबई का ऐसा था, बीच में जी पुरवैया करके एक चैनल आया था। अच्छा। उसमें मेरी मुलाकात हुई आनंद सर से, वो डायरेक्टर थे, वो शो कर रहे थे और उनके साथ मैं कर रहा था शो। तो वो बोले कि हर्ष तू बहुत अच्छा बोलता है, तू एक काम कर, तू इस शो में एंकरिंग कर ले। तो मैंने बोला सर मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। अच्छा। बोले कोई बात नहीं, तुमसे मैं 2 शो करवाऊंगा, एक में तू एंकरिंग कर ले, दूसरे में डायरेक्शन कर ले। कुछ टाइम बाद वो चैनल बंद हो गया, शो भी रुक गया। फिर वहाँ पे बिग गंगा आई, तो बिग गंगा में मैं करने लगा, एक पुलिस फाइल करके शो आता था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी मुझे डायरेक्शन ही करना था, लेकिन एक्टिंग के लिए बुलाते थे। तो मैं शुरू में तो 2-4 एपिसोड में किया, लेकिन बोला कि नहीं यार मुझे करना डायरेक्शन है। फिर वहाँ के हिसाब से पटना में करने के बाद लगा कि नहीं, अब भूख और बढ़ती जाती है इंसान की, तो लगा कि नहीं मुझे मुंबई आना चाहिए, और फिर मैं मुंबई में आ गया। और मुंबई में सबसे पहले आपने यहाँ किससे संपर्क किया, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसा था, मुंबई में जब मैं आया था तो बारिश के टाइम मुंबई का क्या सिचुएशन होता है सबको अच्छे से पता ही। जी। हम भी बारिश में ही आए थे यहाँ पे। तो बारिश का टाइम था और मैं से ही घर पे बैठे रहता था। नए नए लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जाना कहाँ है वो नहीं पता होता है। मेरे साथ भी यही था कि किससे जाऊँगा, किससे मिलूंगा, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, घर में बैठे हैं, और जो पहले से रहते थे वो 4-5 लोग आते थे, रोज़ फिल्मी बातें होती थी। तो कभी अच्छा भी लगता था, कभी इरिटेशन भी होता था कि करे तो करे क्या। फिर मेरे साथ में जो लोग थे वो सब जाते थे ऑडिशन देने। तो बोले कि यार चलो तुम भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, तब तक ऑडिशन ही दे लो। बोले यार एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे एक्टर तो बनना ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ यार कास्टिंग डायरेक्टर बना है, शायद ये एक्टर बनने आया था, कास्टिंग में घुस गया, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे बीच में, कि जो नए लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आते हैं वो सोचते हैं कि भाई मुंबई में रिहाइश की जो है ना वो सबसे बड़ी समस्या है, कि वो आकर के यहाँ पे कहाँ रहना चाहेंगे, किस तरह से अपना घर ढूंढेंगे। तो क्या ऐसा कुछ महसूस किया आपने, समस्या ऐसी कोई आई? नहीं, मेरे साथ ऐसी दिक्कत नहीं थी। मैंने जैसा नाम बताया था रवि आनंद, तो उनके मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो पहले से रहता था। तो वही बोला कि ठीक है मुंबई आना चाहते हो तो मेरे साथ शिफ्ट हो, तो मैं उसके साथ में रहता था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम कई बार जो कामयाब लोग हैं उनके बारे में कहीं यूट्यूब पे सुनते हैं या और कहीं इंटरव्यू में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुंबई में आने के बाद उन्होंने ऐसा संघर्ष किया, कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर सोए या कभी और कहीं ढाबे में गए तो खाने को लेकर के ऐसा हुआ उनका एक्सपीरियंस। तो इस तरह का क्या आपने देखा है? मैंने तो कभी देखा नहीं, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखिए ऊपर वाले का इतना कृपा रहा कि मेरी ऐसी कभी सिचुएशन आई नहीं, ठीक है, और यही दुआ करूँगा कि आगे भी ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। ठीक है, आप सक्सेस कैसे होते हो लोग वो देखते हैं जी। आपने शुरुआत कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे सोए कैसे किए, वो लोग को सिर्फ एक ही चीज़ देखना होता है कि आप सक्सेस कर गए। ठीक है, आप गांव में भी देखते होंगे कई ऐसे लड़के होते हैं जो आवारागर्दी करते हैं, अचानक से पता चलता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया। सब बोलेंगे नहीं उसको तो देखता था बड़ा अच्छा लड़का है, और जो दिन रात पढ़ता है उसको जॉब नहीं हुआ तो बोला अरे बाहर में रह के यासी करता था इसलिए जॉब नहीं हुआ। ये हमारा मतलब हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच जो हमारे समाज का है जी, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आप मुंबई आए, आपकी शुरुआत ठीक से हो गई। शुरुआत अच्छी थी। मैं ऑडिशन देने गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और क्राइम पेट्रोल के लिए उस टाइम क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया का भी ऑडिशन होता था। तो वहाँ पे मैं गया, देखा, और थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत सारे थे, क्योंकि वो विलेन के लिए कैरेक्टर फेस चाहिए होता था। सब एकदम लाइन में खड़े हैं, एक कोई बंदा आता था ऐसे दरवाजा खोल के, अरे आप लोग हल्ला मत कीजिए, ऑडिशन बंद कर दूंगा, ये वैसे बोल रहा था।
मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार कल को इसी में से कोई एक बड़ा बन जाएगा तो उसके साथ फोटो लेने के लिए दौड़ेंगे, आज कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। मार रहे हैं लोग। तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा और मैं वहाँ से वापस चला आया अपने रूम पे। पीछे से मेरा दोस्त आया, बोला कहाँ चले गए थे, तुम्हें ढूंढ रहा था वहाँ पे। बोला कौन ढूंढ रहा था? बोला ऐसे ऑडिशन में। बोला यार ठीक है, बट मुझे एक्टिंग तो ऐसे करनी नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं खाली बैठा हूँ, इससे बढ़िया मैं कास्टिंग करूँ। जी, फिर आपने कास्टिंग शुरू कर दी। तो बोले तू कास्टिंग क्यों कर? मतलब यार देखो, सबसे पहली चीज़ है, मैंने 4 साल थिएटर में जिया है। एक कैरेक्टर को करने के लिए ना, आपके घर में शादी हो, फंक्शन, उससे मतलब नहीं। 4 दिन बाद आपका प्ले है, आप बाल बड़े करके, दाढ़ी बड़ी करके, अजीब सा चेहरा बना के उस फंक्शन में हो, नाते रिश्तेदार जो भी है अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं, सबको झेल के आप जाते हो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। इतना कुछ झेलने के बाद एक थिएटर आर्टिस्ट अपने ऊपर इतना वर्क करता है, और जब वो जा रहा है ऑडिशन देने तो इस तरीके से ट्रीट, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ से मुझे एक वो बोलते ना सेल्फ मोटिवेशन वो मिल गया। हाँ, कि तुम कास्टिंग करो। और मैं घुस गया कास्टिंग में। तो आप कास्टिंग में घुस गए। किस किस प्रोजेक्ट की आपने कास्टिंग की? मेरी शुरुआत हुई थी सावधान इंडिया से। सावधान इंडिया सबसे पहले मैं सावधान इंडिया, और उस टाइम सावधान इंडिया बहुत अच्छा खासा क्रेज था। अच्छा। तो मैं सावधान इंडिया करने लगा, और नया नया कास्टिंग में गया था, इतना प्रेशर कभी झेला नहीं था कास्टिंग का। तो कई बार ऐसा होता था कि करवट बदलने पे नींद खुल जाती थी बहुत। लेकिन धीरे धीरे टीवी और कई सारे टीवी के शोज़ किए मैंने, एपिसोडिक बहुत किया मैंने। क्राइम पेट्रोल हो गया, क्राइम अलर्ट हो गया, उसके बाद प्यार तूने क्या किया, लाल इश्क, मेरी दुर्गा, ये सब शोज मैंने किए। लेकिन टीवी में मुझे वही था कि इंसान की भूख बढ़ती जाती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ से अब चेंज करना है। फिर उसके बाद मेरे कुछ एक दोस्त थे जो ऐड की कास्टिंग करते थे, फिल्मों में करते थे, तो उनको मैंने बोला, तो बोला कि नहीं यार तुम टीवी करते हो, तुमसे फिल्म नहीं हो पाएगा। बोला यार एक इंसान पहाड़ को तोड़ सकता है, उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता। जी जी। तो ये टीवी की कास्टिंग, वो कास्टिंग, आर्टिस्ट तो वही है ना, काम तो सब वही करते, क्यों नहीं होगा। बट खैर वो उनका इंटेंशन था, वो अपना जो भी चाहे। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया ऐड करना। हाँ, लास्ट मैं गिरीश हुले में था वहाँ 2019 में, उसके बाद मैं छोड़ दिया। अच्छा, कास्टिंग छोड़ दिया या नहीं? वहाँ पे मतलब उसके बाद मैं अपना शुरू कर चुका। अच्छा, पहले किसी और के साथ किया? हाँ, पहले मैं इन हाउस करता था, किसी के अंडर करता था। 2019 से मैंने अपना शुरू कर दिया करना। अभी 2019 से आप अपने लेवल पे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कोई कंपनी वगैरह है, कास्टिंग कंपनी, या वैसे ही? जी, मैं अपने नाम से ही हर्षजा कास्टिंग, और मैं कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस से जुड़ा हूँ। अभी करंटली मेरी कुछ एक फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली है, जैसे प्रिशति। और मेरा काम करने का एक ही तरीका है, कोई भी फिल्म होता है ना, मैं पहले उसका कंटेंट देख के काम करता हूँ। मैं साल में एक ही पिक्चर करूँगा, लेकिन वो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसका मतलब स्टोरी लोग देखे तो उसको मजा आए। तो मैंने अब तक जो भी फिल्म किया, चाहे वो चोला हो, द लेजेंड ऑफ पीकॉक, कश्मीरी निग्बा ऑफ पैराडाइज, प्रिशति, सबके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे। और अभी जो और भी 3-4 फिल्में मेरी लाइनअप है जी, सब कंटेंट अच्छे। तो एक चीज़ देखते हैं हम, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर का कंसेप्ट जो है, ये अभी आया, पहले तो ये नहीं था। पहले जो फिल्में बनती थी तो डायरेक्टर अपनी मतलब जो उनकी चॉइस होती थी, जो फिल्म की आवश्यकता होती थी, उसके मुताबिक लोगों से संपर्क कर लेते थे और वो फिल्मों में आ जाते थे। तो ये जो नया जो कंसेप्ट आया है कास्टिंग डायरेक्टर का, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाला अच्छा था या ये अच्छा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर होता क्या है। बहुत सारे लोग अभी भी इसको नहीं समझ पाए हैं। और मैं जहाँ तक कि मुझे याद है, मैं आपको बताऊं, जितने सारे लोग आज कास्टिंग डायरेक्टर को जानते हैं ना, एक ही नाम जाता है, वो है मुकेश छाबड़ा। मुकेश छाबड़ा के बदौलत ही लोग जाने कि कास्टिंग डायरेक्टर भी कुछ होता है। कास्टिंग बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत सारे लोग कास्टिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट लोग सब लोग जानना शुरू किए वहीं से। अच्छा, इवन मैं भी जाता था जब थिएटर, तो बोलता अरे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग में ये काम, मतलब भाई उनकी कंपनी अलग है, मैं कहीं और काम करता हूँ। तो नो डाउट उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को एक पहचान तो दिलाया है। अब कास्टिंग डायरेक्टर का जो मेन काम होता है, यहाँ पे आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो कास्टिंग डायरेक्टर की वैल्यू समझते हैं जी। जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, नो डाउट उनको पता है कि हाँ कास्टिंग डायरेक्टर की क्या अहमियत है। बाकी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, आज के डेट में कास्टिंग डायरेक्टर का कोई अवार्ड नहीं होता। अच्छा, और एक मिस कास्टिंग हो जाए तो पूरी पिक्चर खराब हो जाती है जी। लेकिन फिर भी कास्टिंग कितनी भी बेहतरीन कास्टिंग है, पिक्चर बहुत अच्छी चलती है, लेकिन आपने अब तक कोई कास्टिंग डायरेक्टर का अवार्ड नहीं सुना होगा। हाँ, तो वही तो बात हुई ना, जो पहले डायरेक्टर अपने लेवल के ऊपर लोगों को चुनते थे। जब डायरेक्टर के लिए अवार्ड होता है तो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी होना चाहिए। बस होना चाहिए।
पहले प्रोसेस अलग था और मुझे लगता है ये ज़्यादा शुरू हो गया 2005-6 के बाद से। हाँ हाँ, तो पहले लोग उतना नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग तो उससे कोऑर्डिनेटर ही समझते थे। आज भी कई लोग ऐसे बोलो कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ तो बोलते आप कोऑर्डिनेटर है, वरना नहीं कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोऑर्डिनेटर की भी यूनियन है, राइटर की भी है, म्यूजिक डायरेक्टर की भी है, डायरेक्टर की भी है, प्रोड्यूसर की भी है, तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर ने भी अपनी कोई यूनियन बनाई? नहीं, हम लोग की यूनियन नहीं है, लेकिन यूनिटी बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन शायद कास्टिंग डायरेक्टर का यूनियन बन जाए, यूनिटी कम हो जाएगी। जी क्योंकि जहाँ जहाँ यूनियन बना वहाँ यूनिटी कम हो गई है। अच्छा, यूनियन के फ़ायदे नहीं होते क्या? देखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हम लोग की यूनियन नहीं है और हम लोग अच्छा खासा कास्टिंग डायरेक्टर सब मतलब कर रहे हैं। तो जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कास्टिंग डायरेक्टर से किस तरह से संपर्क करें, किस तरह अप्रोच करें, या कास्टिंग डायरेक्टर उनके बारे में क्या कुछ कर सकता है? देखिए, एक कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है ना, सबसे पहले तो मैं इसका डेफिनेशन दूँ तो कास्टिंग डायरेक्टर एक आर्टिस्ट और डायरेक्टर के बीच का एक पुल होता है जी, जो आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। ठीक है, एक तो उसकी अहमियत है। कास्टिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर के लिए भी मेहनत कर रहा होता है, एक एक्टर के लिए भी कर रहा होता है, वो दोनों के लिए मेहनत करता है। ठीक है, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट। बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर है जो कई एक्टर के लिए एकदम लड़ गए कि नहीं आप इसी को काम दिलाओ। एक मैं भी प्रोजेक्ट कर रहा था धानी का, उसमें कॉप का कैरेक्टर था, तो मैं अड़ गया था कि नहीं ये कैरेक्टर, एक लड़का है कुंदन सिंह, बहुत अच्छा एक्टर है। मैं बोला कि पुलिस वाला कैरेक्टर में इससे बेटर कोई नहीं करेगा, आप इसको करवाओ। मैंने डायरेक्टर को बोला मैं दूसरा ऑप्शन नहीं दूंगा सर, आप पहले इस बंदे को एक बार देख लो, इसकी एक्टिंग स्किल देखो। मतलब पहले डायरेक्टर की चलती थी फिल्मों में जी। जब कोई नया लड़का या लड़की जो भी लेना होता था, जी। तो उस वक्त पहले डायरेक्टर की चलती थी कि कहानी के मुताबिक ये फिट रहेगा, इसको लीजिए। अब कास्टिंग डायरेक्टर की चलती है ये? नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी डायरेक्टर की ही चलती है। अभी डायरेक्टर की चलती है, अभी भी डायरेक्टर की ही चलती है। डायरेक्टर महोदय अपना काम कास्टिंग डायरेक्टर को सौंप देते हैं कि उनको ये चाहिए। देखिए, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं ना ज़्यादातर कि आप ये मेरा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे 4 से 5 आप अच्छे फेसेस दीजिए। ठीक है, कई कास्टिंग में हम लोग को 6-6 महीने लग जाते हैं। अच्छा, कि डायरेक्टर को जो चाहिए उनके दिमाग में उनका क्या विज़न है, उसके हिसाब से हम लोग देते जा रहे हैं, लेकिन वो सबको रिजेक्ट करते जा रहे हैं कि नहीं यार ये इसमें थोड़ी सी, तो कई बार लंबा टाइम लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि इसमें नए जो कलाकार होते हैं उनके साथ धोखा बहुत होता है, तो उसके ऊपर जब आए तो इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कास्टिंग डायरेक्टर का और उसके साथ संपर्क करने वाले जो उससे संपर्क साधने वाले जो कलाकार होते हैं उनका आपस में क्या तालमेल रहता है और किस तरह से कास्टिंग का प्रोसेस चलता है कि उनके साथ कोई धोखा ना हो? देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, जैसे वैसे तो सबका अपना अपना फंडा होता है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मेरा अपना है जी। जब मैं कोई रिकमेंड अपने इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे डालता हूँ, ठीक नहीं, सबसे पहले आपसे कास्टिंग के लिए संपर्क कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो करते हैं पहले? जी। तो पहली बात हुई कि आपसे किसी प्रोडक्शन हाउस ने ये संपर्क किया कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट है, यही हुआ? बिल्कुल। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब उसके बाद मुझे पूरा स्टोरी मिलती है जी। स्टोरी पढ़ने के बाद उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और कौन से कैरेक्टर का क्या एज ग्रुप है, कैसा चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो सारे ब्रीफ हमें मिलता है। फिर उस ब्रीफ के अकॉर्डिंग हम लोग कास्टिंग करना शुरू करते हैं। जी। तो कास्टिंग करना आप शुरू करते हैं। देखिए, बात थोड़ी सी प्राइवेट मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कि उसके लिए आपको मेहनताना पहले मिलता है या बाद में मिलता है या फिर किस्तों में मिलता है? मैं ये नहीं जानना चाहता कि मेहनताना कितना मिलता है, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ है, आपके व्यवसाय से संबंधित है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेहनताना आपको पहले मिलता है, बीच में मिलता है, बाद में मिलता है, या फिर ये सब कुछ किस्तों में मिलता है? पहले की बात अलग थी। अब तो मैं पहले साइनिंग अमाउंट लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ऑप्शन देता हूँ। जी जी। नहीं तो कास्टिंग डायरेक्टर को कोई पैसे नहीं देना चाहता है। आप जब बात करेंगे तो बोले कि अरे यार आप तो एक्टर से ले रहे ना। एक्टर से क्यों लूँ भाई, मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ना। जी। एक्टर भी देता है? एक्टर से वो कोऑर्डिनेटर का काम है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेटर का काम है, तो एक्टर कोऑर्डिनेटर को देगा ना। एक्टर जब आपको डाटा देता है तो डाटा के अलावा कुछ मांगते हैं आप उससे, फीस वगैरह कास्टिंग? क्यों, मुझे क्यों फी लेना, ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस पे कर रही है। आपको प्रोडक्शन हाउस पे करेगा, एक्टर से आपका कोई लेना देना नहीं होता फीस को लेकर? देखिए, एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ। एक मजदूर भी अगर दिहाड़ी करने जाता है ना, 400-500 रुपए लेके आता है। आप एक्टर हो, आप बहुत बड़ी चीज हो, इस चीज को समझो, आप पैसे क्यों दोगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई कास्टिंग डायरेक्टर बता करके अपने आप को कलाकारों से पैसे मांगते हैं, और मेरे ख्याल से नए कलाकार के साथ धोखा भी यही होता है।
अब देखिए, वो बेचारा ये सोचता है कि भाई मेरे को फिल्मों में काम मिल जाएगा, नहीं, मैं इसको इसमें ही क्या पैसे होता दे है देता हूँ। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। अब अगर सोचेंगे कि अरे हाँ यार पैसे लेके काम दे रहा है तो कर लेते हैं, हम्म। एक काम अगर पैसे देके कर भी लोगे उससे क्या हो जाएगा? क्या पैसे लेने वाला काम दे देगा? इस बात की गारंटी नहीं ना। आपको गारंटी अगर नहीं कोई है ना। बोल रहा है और नहीं ठीक है चलो एक बार, चलो एक दफा आपको कहीं खड़ा कर दिया, एक दो सीन दिलवा भी दिया, वो करके क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में जो भी पड़ते हैं ना वो धोखा खाते हैं। और वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब तक विद्वान बुद्धिजीवी है इस धरती पे, मूर्ख लोग हैं तब तक बुद्धिजीवी भूखे नहीं मर सकते। तो ये इन लोगों की गलती है कि भाई शॉर्टकट में पैसे दे देना, ये कर देना, वो कर देना। नहीं, अगर आपको कोई बोलता है पहले जान लो, परख लो, समझ लो कि वो है भी या नहीं। तो अब तक की बातचीत से ये निकल के आया है कि कास्टिंग डायरेक्टर नए कलाकारों को फिल्मों में काम दिलवाने में मदद करता है जी, और कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो कलाकारों से पैसे मांगते हैं, और आपने कहा कि नहीं मांगने चाहिए जब कास्टिंग कंपनी जो उनको यानी कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो पैसे दे रहा है, तो नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सीधी सी बात ये निकल के आती है कि जिनके साथ धोखा होता है वो डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर के लेवल पे होना शुरू हो जाता है। जी, हो जाता है। प्रोडक्शन हाउस तक तो वो बाद में पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें, नए लड़के लड़कियां फिल्मों में आने के जो इच्छुक हैं वो, कि उनके साथ धोखा ना हो, उनको सही लाइन मिल जाए और जिसमें टैलेंट है वो यहाँ के काम पा जाए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले कि कोई भी ये सोचता है ना शॉर्टकट, तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है जी। अगर हम एक 100 रुपये का पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं ना तो उसके लिए भी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ता है। तो आपको 10 करोड़ की फिल्म में एज एक्टर काम करना है तो सोचिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा। ठीक है। कोई अगर आपको बोलते हैं कि पैसे दो तो मैं ये काम दिलवा दूंगा, ये वो, इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। अगर आप में टैलेंट है, आप में दम है, आप में हुनर है तो लड़ो ना। तो मतलब अपनी बात बीच में रह गई थी, यानी कि आपने कास्टिंग डायरेक्टर का काम बता दिया कि उसके पास डेटा आएगा और वो उसमें से छाटेगा, तो उसके बाद काम शुरू होता है कलाकार को देखने परखने का। वो किस तरह से होता है? जैसे ऑडिशन हो गया, इंट्रो हो गया, कैसे किस तरह से क्या मंगवाते हैं? देखिए, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है ना कि मेरे पास आर्टिस्टों के प्रोफाइल है, ठीक है, और मैं जिस कैरेक्टर पे वर्क कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए, उस लुक में जो जो आर्टिस्ट हमें मिले उन्हें हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है। फिर उनको आजकल तो सब घर से ही ऑडिशन बना के भेज देते हैं। फिर उनको स्क्रिप्ट भेजी जाती है, ड्रेस कोड वगैरह प्रॉपर कि ये ड्रेस कोड होगा, आप इसमें ऑडिशन बना के भेजें या फिर आके ऑडिशन दें। अब दो बातें आती हैं, एक इंट्रो की जी और एक ऑडिशन क्लिप की। जी कई बार क्या कहा जाता है कि 1 मिनट की इंट्रो भेजिए आप विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर। जी। तो वो इंट्रो वाला क्या फंडा होता है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि उस वीडियो के माध्यम से आप अपने बारे में एक सीमित समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहे हैं। वो एक शॉट में हो या कई कट हो सकते? नहीं, वन टेक। वन टेक। हाँ, उसमें कोई कट नहीं। आप अपने बारे में अगर बताने में भी अगर आप कट कर रहे हैं तो फिर आप क्या ही परफॉर्म कर रहे हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना, क्योंकि कई मैंने वीडियो क्लिप देखी है इस किस्म की, अपना इंट्रो दे रहा है बंदा और उसमें भी 2-3 कट हमें नजर आ। एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। मैं ऐड करता रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे, तो एक बार एक ऐड की ऐसी कास्टिंग कर रहा था और क्लाइंट का डिमांड था कि नहीं मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए, इन्फ्लुएंसर चाहिए। बोला ठीक है, वो इंस्टा अकाउंट देख के कि वो अपने पोस्ट डालेंगे तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा दिखेगा। बोला ठीक है भाई, हमें हमारी भी मजबूरी है, हमें भी अपना घर चलाना है, पैसे मिले तो इन्फ्लुएंसर का बातचीत करके तो बोले कि इनसे एक ना वो मंगवा लो ऑडिशन। बोला ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट भेजा तो बोला ये सारा बनाना है, सारा डायलॉग? बोला हाँ। इतना लंबा? बोला हाँ। अब वो 15-15 सेकेंड के मेरे पास 4 वीडियो आए। तो बोला कि ये, तो बोला कि हाँ ये ऑडिशन है। तो बोले कि आप एक ही में पूरा बनाना था? बोला कि नहीं 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब ऑडिशन की बात आ गई, ये इंट्रो की बात अपनी क्लियर होगी कि भाई 1 मिनट की और एक टेक में ही होनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट की हो, एक टेक में हो, उसमें आपको अपना नाम, अपनी उम्र, ठीक है, अपनी प्रोफाइल दिखानी है, आपने जो भी काम किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है थिएटर से लेके और म्यूजिक वीडियो जो भी प्रोजेक्ट किए हैं वो आप उसमें बताइए कि आपको किस तरह की ऑडिशन क्लिप चाहिए। जी। ऑडिशन में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जैसे कोई रिक्वायरमेंट डाला, ठीक है, और ऑडिशन लिंक भेजते हैं कोई भी। सबसे पहले तो आपकी एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए जी। वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 10 सेकंड देख के ही मतलब वो परख लूँ कि हाँ यार इस बंदे में दम है या इस बंदी में दम है। हाँ, मुझे दमदार आर्टिस्ट मतलब मुझे जो चाहिए वो इसमें है। कि अगर इस प्रोजेक्ट में ना भी हो, इसमें अगर लुक नहीं भी जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट कभी भी आए तो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए कि यार उसको बुलाओ, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो आपकी एक्टिंग में वो दम होना चाहिए कि
इम्प्रेस कर दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप ऑडिशन बनाते हो ना तो एक प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जिस कैरेक्टर के हिसाब से बना रहे हो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपके कॉस्ट्यूम होने चाहिए, मेकअप होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग ऐप से फिल्टर मार देते हैं, वो सब मत करो ना, वो होना ही चाहिए। फिल्टर वाले फोटो देख के मैं रिजेक्ट कर देता हूँ जी। आप नेचुरल जैसे दिखते हो ना, भगवान ने सबको खूबसूरत बनाया है। तो असफलता का पहला पॉइंट यहाँ पे ये आ गया कि जो नए लड़के लड़कियां फिल्टर लगा के भेजते हैं वो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे ये समझे हैं जी। उसके बाद आगे प्रोसेस कैसे बढ़ता है? उसके बाद जब आपने ऑडिशन भेजा, आप जब भी अपने ऑडिशन बनाते हो एक अच्छे लाइट में हॉरिजॉन्टल कैमरा करके आप प्रॉपर ऑडिशन बनाओ, और जब भी बनाते हो आपके पहचान में जो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको आप भेजो। अच्छा, इसमें बैकग्राउंड का भी कोई चक्कर रहता है? अब बैकग्राउंड अगर आपके पास है मैनेज करने वाला तो चलेगा, लेकिन इतना हम लोग भी समझते हैं जी जी कि हाँ ठीक है यार, आर्टिस्ट से स्ट्रगल करने वाले के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो उतना हम लोग बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। और आउटडोर में बनाया जाए, साधारण मोबाइल से बनाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल फोन से ही बनाइए ना। मतलब उसको टैलेंट दिखानी आनी चाहिए आपको उसमें। आपकी एक्टिंग स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस शोर शराबा ना हो ताकि पता चले कि अब कुछ आपके डायलॉग्स ही नहीं सुनाई दे रहे हैं, वो थोड़ा सा होता है जी। बट बैकग्राउंड इतना मायने नहीं रखता तो जितना आपकी एक्टिंग मायने रखती है। बैकग्राउंड अच्छा है, एक्टिंग ही अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे। तो हम पहुंच गए ऑडिशन क्लिप जी और इंट्रो की जानकारी होगी जी। इसके बाद आप आगे इस प्रोसेस को कैसे बढ़ाते हैं? अब उसके बाद उसमें जो शॉर्टलिस्ट होता है उसको फिर हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर वहाँ पर प्रोडक्शन हाउस को डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर, वो लोग सेलेक्ट करेंगे कि हाँ यार इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, इन लोगों को ऑडिशन करवाओ। जैसे आपने 5 के नाम भेज दिए और चाहिए एक। जी। तो हाँ, बट ऑब्वियस है कि एक आर्टिस्ट के लिए 10 तो मिनिमम जाता ही जाता है। 10 जाते हैं। हाँ, 8 से 10। कई डायरेक्टर होते बोले कि मुझे ज़्यादा ऑप्शन मत दो, ढंग के 4 दे दो, मैं एक उसमें से निकाल लूँगा। तो मतलब ये आया कि पहले एक बंदे को देख के चुन लिया जाता था, आज 10 के साथ अपना कंपटीशन होता है और फिर एक निकल के आता है। तो टैलेंट तो बंदे में होनी चाहिए जो मतलब के फिल्मों में एक उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या होती है ना कि सबसे पहले आप उस 10 के लिस्ट में आइए, आप सही दरवाज़ा खटखटाइए। जी। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मैं कहाँ पे जाऊँ जहाँ पे मेरे टैलेंट की कदर हो। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से पहले बॉम्बे भागने की जरूरत भी नहीं है, घर से भी बैठे कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, आप घर पे रह के उतनी चीज़ें नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ जो आपको माहौल मिलेगा वो ज़्यादा बेटर रहता है। आजकल तो खैर हर जगह शूटिंग हो रहा है, मुझे यहाँ से ज़्यादा तो लखनऊ, एक मेरा फ्रेंड है सत्यम, अच्छा, वो यहाँ से ज़्यादा तो वो लखनऊ में काम कर रहा है और अच्छी खासी सीरीज वो, क्योंकि बराबर वहाँ शूट हो रहा है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं जहाँ से आप, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो फिल्म लाइन के अपने अब तक के अनुभव के बारे में बताइए कि कैसा अनुभव रहा एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, एज ए आर्टिस्ट, और आप मतलब अपना क्या भविष्य देखते हैं? जैसे कि कोई सरकारी नौकरी में जाता है तो उसका भविष्य सिक्योर होता है कि भाई हाँ मेरे को जो है ना अब चिंता की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे तक मेरे पास सर्विस है और बुढ़ापे में पेंशन आएगी। तो इस लाइन में, कास्टिंग डायरेक्टर वाली लाइन में या फिल्म लाइन में, कोई भी फील्ड है अपना, तो उसमें कलाकार अपने आप को किस तरह से सुरक्षित महसूस करे कि हाँ उसका भविष्य सुरक्षित है? चलिए आप अपना उदाहरण देके बता दीजिए कि भाई एज ए कास्टिंग डायरेक्टर आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ अंधेरा दिखाने के लिए भी लाइटें चलानी पड़ती है। जी जी। और ये एक नॉन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ एक एक्टर कल को सिंगर भी बन जाता है, एक मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, एकदम फ्रीडम है। एक्टर कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक कई ऐसे डायरेक्शन करते करते भी एक्टिंग कर रहे हैं, तो सब कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आप में जितना हुनर है आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर केवल कलाकार ही छांट के देता है, कलाकारों का ही चयन करता है, या राइटर वगैरह के काम में भी उसका कोई हस्तक्षेप होता है? नहीं, वो सब एज अ वो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो आपसे पहले हो लेता है। जी, वो सब काम होता है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, प्रोजेक्ट डिजाइनर, एक नई चीज़ है ये। मतलब राइटिंग और कैमरा के काम में आपका कोई वो नहीं है? हम लोग का काम होता है आर्टिस्ट सिलेक्शन तक का। बस आप उसका चेहरा छाट के देते हो कि भाई हाँ ये लुक जो है ना ये फिट रहेगी। लुक भी देखते हैं, सबसे पहले तो लुक देखा जाता है, लुक के साथ एक्टिंग के साथ आर्टिस्ट का बिहेव अच्छा होना चाहिए। अगर सेट पे जाके वहाँ पे ज़्यादा टेंट्रम करने लगे तो वो भी कॉल आ जाता है हम लोग के पास। तो यदि आप कास्टिंग डायरेक्टर ना हो करके थिएटर से जुड़े थे पहले, और यदि एक आर्टिस्ट होते तो आज कैसा महसूस करते हैं? सर सच बताऊँ तो थिएटर को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी वो थिएटर वाला जो है ना चीज़ें जिंदा है। और
बहुत जल्द मैं फिर से यहाँ पे प्ले करना शुरू करूँगा। अच्छा, यहाँ मुंबई में? हाँ, मैं थोड़ा सी कुछ चीज़ों में भी उलझा हुआ हूँ, तो उन सब से मैं फ्री होके मुझे किसी से कोई पैसे कमाने के लिए, एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं करना है। मुझे अपने खुशी के लिए, अपने शौक के लिए सुबह का 2 घंटा मैं निकाल के रखूँगा। जितने सारे अपने कलाकार होंगे, आओ उसमें करो जिस जिस को इच्छा है। अच्छा, एक्टिंग तो आपका शौक होगी, और कास्टिंग डायरेक्टर एक पेशा हो गया, व्यवसाय एक्टिंग मेरा कहीं ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है। मतलब एक सिंपल सी बात है, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता था और वहाँ से मुझे मुंबई तक का सफ़र तय करना था, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैंने छोड़ा होगा। फिल्म लाइन से रिलेटेड हर चीज़ों को अपने अंदर उतारा। जैसे आज भी कविता और शायरी लिखने का शौक मुझे हमेशा से है। जी, जान के बहुत अच्छा लगा। तो सुनेंगे आपसे, ये भी एक क्लिप लेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर रहना चाहेंगे या डायरेक्टर बनना चाहेंगे फिल्मों में? बट ऑब्वियस टारगेट तो डायरेक्शन का है, वही काम करना है। भविष्य कैसा लग रहा है आपको? जिस रफ्तार से चल रहे हैं, होप सो सब अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आज की जो बातचीत थी ये आपके साथ बहुत अच्छी रही। थैंक यू। हम सोचते हैं कि भाई हमारे जो दर्शक हैं उनके बड़े काम की रहेगी ये। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको पसंद करेंगे, आपकी कास्टिंग के लिए जो है ना अपना डेटा भिजवाएंगे, आपसे जुड़ेंगे, और आनंद मार्ग पत्रिका जो है वो आपके इस इंटरव्यू को प्रकाशित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी, ये हम सोचते हैं। नमस्कार, आप हमारे साथ बने रहें। तो दर्शकों, ये थे कास्टिंग डायरेक्टर हर्ष झा, जो सीतामढ़ी बिहार से हैं और आजकल मुंबई में रहकर कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते हैं। नए लड़के लड़कियां जो भी इनके पास अपना डेटा भेजते हैं, उन्हें ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, प्रोडक्शन कंपनियां, प्रोडक्शन हाउस, उनके सामने रखते हैं, और उसके बाद जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से, यानी कि इन्होंने जो भी प्रोसेस अपनाया है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। तो मेरी तरफ से कहने की कुछ आवश्यकता नहीं। विश्वास किया जा सकता है कि इनके साथ की गई आज की जो बातचीत थी, ये जो पॉडकास्ट था, ये आपको पसंद आया होगा और आप इनके साथ जुड़ेंगे और ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। आनंद मार्ग पत्रिका इनका आभार व्यक्त करती है और आपका भी आभार व्यक्त करती है कि आप इतनी देर तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बने रहे। नमस्कार।